Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So today we are here to analyze the sample paper that CBSE has released. है ना, CBSE ने क्या करा, सैम्पल पेपर रिलीज करा क्लास 10th के लिए, उसे हमें एनालाइज करना है. ठीक है ना. बेसिकली साइंस, ठीक है, साइंस में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है ना. तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 39 क्वेश्चन इन साइंस एंड देयर आर 5 सेक्शन ए बी सी डी ई. ठीक है ना. इसमें क्या है, ए सेक्शन में 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, मे बी ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना, मे बी यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ठीक है ना. तो उस तरीके से हमने क्या करा, बेसिकली साइंस का टोटल एनालाइज नहीं कर रहे, वी आर बेसिकली दैट आई एम एनालाइजिंग फिजिक्स पोर्शन. तो टोटल क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया आपको, साइंस में जो होने वाले होते हैं दैट इज 39. क्लियर है ना. और टोटल सेक्शन होते हैं 5. तो उसमें जो अपना फिजिक्स का पोर्शन होगा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर. ठीक है ना, वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बेसिकली आप देखोगे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे वो कितने हैं टोटल, दैट इज 5. और वो फिजिक्स का कौन कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 20. क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ठीक है ना, उसमें आपको असर्शन एंड रीजन होते हैं. ठीक है ना, रीजन दिए होते हैं और क्वेश्चन होते हैं, आपको उनसे क्या करना होता, उस असर्शन को रीड करना होता, देन आफ्टर दैट आपको रीजन को रीड करना होता. वो जस्टिफाई कर रहा या नहीं कर रहा, दैट यू हैव टू आंसर और यू हैव टू पिक एनी वन ऑप्शन. क्लियर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज सेक्शन बी. और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठो, एग्जाम लिखो, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि वर्ड लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी जो कि बेसिकली 2 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको लिखना होता 30 to 50 वर्ड्स. क्लियर है ना. तो आप ऐसा नहीं करना कि किसी क्वेश्चन को आप जान रहे हो तो उसमें आप नंबर ऑफ वर्ड को इंक्रीज करते जाना, ये चीज आप नहीं करना. ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आप यू विल बी नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम. आपको मिलेंगे 2 ही मार्क्स, आपने 2 पेज भी लिखा बट 2 ही मार्क्स मिलेंगे, और 30 to 50 वर्ड्स में लिखा तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे. टू द पॉइंट लिखना है. क्लियर है ना. तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि वहां पे आपको टू द पॉइंट लिखना है. और ये इंटरनल चॉइस होता है, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बीच में और. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप रीड करो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को पिक करो जिसको आप अच्छे से आंसर कर पाओगे, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा वो उसी क्वेश्चन को देखेगा जो आपने पहले लिखा. क्लियर है ना. तो उस क्वेश्चन को ही आप पिक करोगे, बार बार बता रहा हूं, उसी क्वेश्चन को पिक करना जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो. और ये 25 क्वेश्चन नंबर है जो इंटरनल चॉइस है, जिसमें 2 और ऑप्शन है, मतलब 2 क्वेश्चन है, किसी 1 को अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट सेक्शन सी, जिसमें बेसिकली 50 to 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है. 50 दैट इज मिनिमम, मैक्सिमम 80. आपको उतने में लिखना है, यू विल गेट द मार्क्स दैट 3 मार्क्स. और उसमें क्वेश्चन नंबर 30 फिजिक्स के थे, 31 फिजिक्स के थे और 32 भी फिजिक्स का था, जिसमें और ऑप्शन थे, मतलब इंटरनल चॉइस था. इधर यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है ना. नाउ सेक्शन डी, सेक्शन डी दैट इज 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो कि हमारा फिजिक्स का था. ठीक है ना, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के थे क्वेश्चन, और वो कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स. और रिमेंबर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 80 to 120 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, देन यू विल गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स. क्लियर है ना. और लास्ट एक है दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. आपको वहां पे कुछ वर्ड मीन्स अनसीन पैसेजेस काइंड ऑफ थिंग मिलेंगे, देन आपको वहां पे पढ़ने के बाद उसको स्टडी करनी है और उसके आंसर देने हैं, दैट इज 39. और 39 में भी फिर से इंटरनल चॉइस था, 2 वहां पे क्वेश्चन थे. तो बार बार ही बोल रहा हूँ, इंटरनल चॉइस को एक ही आंसर करना, दोनों नहीं करना, और उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये मेरे से हो जाएगा. क्लियर है ना. तो दिस इज बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है कॉपी में लिखना. क्लियर है ना. चलो ये तो समझ आ गया. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन. क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं, बिकॉज इस सैंपल पेपर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. ये बता रहा, आपको बता रहा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है ना. तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो देखो 1 by 1 क्वेश्चन को देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 था फिजिक्स का, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ठीक है ना. अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन
for several minutes, causing the connection copper wire to become hot. As the temperature of the wire increases, electrical resistance of the wire. एक कॉपर की वायर है जो रखा हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज कर जा रहा, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी. तो वी नो दैट व्हाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, कॉपर वायर क्या कंडक्टर है, तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ जाती है. तो विच इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है ना. कंडक्टर की केस की बात है, क्योंकि कॉपर वायर क्या है, कंडक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट. दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेंगे ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ. अब क्या बोला है, अ करंट कैरिंग वायर रिवर्स कैन बी रिवर्स, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज ओवर. मतलब क्या है, करंट अगर मान लो इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, वायर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना. हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन सोर्स कैन बी फोर्स एक्ट ऑन द वायर. इस वायर पे कितने डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. तो देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स हो गया, करंट अंदर की तरफ है, मैंने बोला अंदर की तरफ जा रहा है. देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे. अगर मैं करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, बाहर कर दूं, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है और ये करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर पॉइंट कर रहा. मतलब जब मैंने करंट का डायरेक्शन फिक्स चेंज किया, तो या तो फोर्स ऊपर लग रहा है या फोर्स नीचे लग रहा. दैट इज आइडेंटिफाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. नाउ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब कुछ इस तरीके से है, मतलब ये मिडिल जो फोर फिंगर है वो इस तरीके से हो गया. अब देखो करंट का डायरेक्शन अंदर है, वायर में अंदर की तरफ जा रहा है, तो भी थंब ऊपर की तरफ है. अगर मैं बाहर कर दूं फिर भी थंब नीचे की तरफ ही है. मतलब ऊपर या नीचे या ऊपर, बस दो ही डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर में. तो दो, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इधर नॉर्थ और साउथ, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्लास्टिक इंसुलेशन surrounds a wire having diameter d and length l as shown above. The decrease in the resistance of the wire would be produced by increase in. देखो क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए. अब मेरे को रेजिस्टेंस को क्या करना है, डिक्रीज करना है. रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना, तो क्या इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर और पाई बाई 4 डी स्क्वायर. तो डायमीटर को आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. तो ऑप्शन बी, डायमीटर ऑफ द वायर. क्लियर है ना. तो डायमीटर ऑफ द वायर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. ये भी अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चन है. तो देखो ये वायर, इसके आसपास क्या है, देखते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो कैसा ड्रॉ करते हो, कंसेंट्रिक सर्किल, राइट हैंड थंब रूल. तो देखो ये वायर करंट की डायरेक्शन को थंब बताता और कर्ल ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता, जो कि कंसेंट्रिक सर्किल होता. जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होते जाती है. तो कंसेंट्रिक सर्किल कौन सा है, कंसेंट्रिक सर्किल कंसेंट्रेटेड अराउंड अ वायर, मींस दैट सेंटर इज वायर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है ना. यही मैंने बोला था दैट कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, असर्शन दिए होंगे और रीजन दिए होंगे. तो पढ़ना, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, एंड आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. अब असर्शन क्या है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम टू रेस्ट ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर मैं बनाऊं अर्थ का, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज साउथ. जब सोलेनॉइड को सस्पेंड किया जाता है फ्रीली
तो वो क्या करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, अपने आप को वो सस्पेंड कर लेता है, मतलब अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो रीजन क्या, वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव एज द साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ऑब्वियसली करंट सोलेनॉइड में जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, और एक नॉर्थ पोल हो जाता है और दूसरा साउथ पोल हो जाता है। तो ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल के बगल में अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो ये सही है दोनों, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर द ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहे, तभी वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर रहा, अलाइन कर रहा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है और सेक्शन ए को कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है ना। नाउ सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो देखो सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन आया, दैट इज लाइट का क्वेश्चन है, और वो है प्रिज्म से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, स्टेट द फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द डायग्राम विच ऑफ द टू लाइट्स मेंशन अबव विल हैव द हाई वेवलेंथ। इन दोनों में से वेवलेंथ किसका हाई है, ये फेनोमेना को ऑब्जर्व करो। तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ डायग्राम विच ऑफ द टू लाइट्स मेंशन अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ। तो देखो इसका एक्चुअली वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है वेवलेंथ का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ and deviation is equal to a mu minus 1. This is the prism. अगर मान लो जिसकी डेविएशन ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम। मतलब क्या है, जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो डेविएशन देखो किसका ज़्यादा, ब्लू ज़्यादा नीचे डेविएट किया तो डेविएशन ज़्यादा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ब्लू का लेस होगा देन द येलो, ठीक है। येलो और ब्लू में ही करना। तो देखो यहाँ पे दे रखा है किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा, देखो डिस्पर्सन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ठीक है ना। द वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। सो येलो हैव द ग्रेटर वेवलेंथ एंड ब्लू हैव लेसर वेवलेंथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट। इसमें और इंटरनल चॉइस भी था। इंटरनल चॉइस के जो सेकेंड क्वेश्चन थे क्या थे, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट द नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज द व्हाइट लाइट, ड्रॉ द डायग्राम। बोल रहा है क्या कि एक व्हाइट लाइट को अपने एक प्रिज्म से पास किया और वो स्प्लिट होगा 7 कलर में। बोल रहा कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए सो दैट कि वो फिर व्हाइट लाइट ही मेरे को मिले। तो आपको मालूम है दो प्रिज्म को इन्वर्टेड, ठीक है ना, दो प्रिज्म को उल्टा सेम एंगल ऑफ प्रिज्म होगा तो क्या होगा, ये प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करेगा और दूसरा प्रिज्म क्या करेगा, 7 स्प्लिटेड कलर को फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। दोनों का मटेरियल और एंगल ऑफ द प्रिज्म सेम होना चाहिए तभी ये काम होगा। तो लिखो, लिखा हुआ आंसर में, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टू प्रिज्म नीड टू बी इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। While the first prism split the white light in 7 colors due to different angle of deflection, and the second prism combined the spectrum along a single ray, और ये डिफ्लेक्ट करके 7 में कन्वर्ट करेगा और इसे ये क्या करेगा, सिंगल रे बनाएगा। एंड द कलर अगेन कंबाइंड टू गिव व्हाइट लाइट एज इमर्ज आउट, और वो इमर्जेस लाइट जो होगा वो फिर से हमें व्हाइट लाइट मिलेगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका डायग्राम और ये आपका एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 30 था वो क्या बोला, रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्केव होता है, तो कॉन्केव कन्वर्जिंग है। और क्या बोला है कि उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखा, 40 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। फर्स्ट ऑप्शन, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, वो कैसा इमेज देखना चाह रहा,
देखो रोहित वांट टू हैव एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा वैसा ही इमेज भी। क्लियर है, जो बेसिकली सेविंग के टाइम देखते हैं, इमेज जैसा ऑब्जेक्ट जैसा वैसा, और वो वर्चुअल होना चाहिए मिरर के पीछे। तो रेंज क्या होगा, उसको बिटवीन पोल एंड फोकस रखना होगा। तो रेंज क्या होगा, पोल एंड फोकस, फोकस 40 सेंटीमीटर है, पोल 0 है। तो ऑप्शन में आंसर देखो, द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0 to 40 centimeter. This is because image is virtual, erect and magnified when the object is placed between F and P. सेकेंड बोला ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, एक रे आएगा जो फोकस से पास होगा, दूसरा क्या होगा इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों इधर एक्चुअली मिलेंगे नहीं, व्हाइल एक्सटेंडिंग बैकवर्ड वो पीछे की तरफ मिलेगा, और ये कैसा होगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो ये जस्टिफाई भी कर दिया बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है ना। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया। देन सेकेंड ऑप्शन सी, स्टेट वन ऑफ द यूज ऑफ मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सेविंग मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो बेसिकली कैविटी को देखने के लिए यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट और दैट सेविंग मिरर, किसी एक को लिखना था, एक लिख डालो, क्लियर है ना। तो दिस इज 30, क्वेश्चन नंबर 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या बोला क्वेश्चन, ये बेसिकली लाइट चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय देवश्री इन द लैबोरेटरी एज द मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, और इसकी फोकल लेंथ दे रखा है क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास, हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस को यूज करके वो 25 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा, तभी उसको सामने का दिखेगा, क्लियर है ना। मतलब यहाँ पे वी जो दे रखा वो कितना दे रखा -25 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस ग्लास। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई यू लेंस के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, एफ दे रखा है, v दे रखा है, अगर मैं u निकाल लूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला है f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर है ना। तो मेरे को u चाहिए, तो मैंने यहाँ पे u इज इक्वल टू लिख दिया, दैट इज 1/v माइनस 1/f। अब देखो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 25 माइनस 1/5, इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम लोगे तो 25 आएगा, -1 -5 दैट इज -6/25। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, रिवर्सिंग दैट -25/6 सेंटीमीटर, ये u आ गया। अब मैग्निफिकेशन इज v बाई यू दैट इज 6, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई, क्लियर है ना। नाउ सी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड ट्राई टू रीड, सी अनएबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन। तो देखो वो अपने आंख के 6 सेंटीमीटर के पास 10 सेंटीमीटर के पास बुक को रखती है, और वो अनेबल रीड कर नहीं पाती है, क्योंकि हमारी आई की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स सिलेरी मसल जो कंप्रेस करके आई लेंस को क्या करता है, वो बड़ा या छोटा करता है, मतलब इलोंगेट करता है या कंप्रेस करता है, वो उस रेंज के लिए है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। उससे पहले रखोगे तो देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या रीजन है, क्योंकि उसमें वहां पे देखो रीजन, इसकी आंसर देखो, ठीक है ना, इसकी आंसर रीजन क्या होगी, दैट अनेबल टू, वो क्या करेगा, दिस इज बिकॉज दैट द लीस्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो वो अनेबल, उसको फोकस, उसकी उतनी पावर को क्या करेगा, सामने वाले ऑब्जेक्ट को वो कंप्रेस करके इमेज नहीं बना पाएगा, क्लियर है ना। और बनाएगा भी तो थोड़े टाइम के लिए, और स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। नाउ ये हो गया, ऑप्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन नंबर। अगर मैं 32 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 32, ए स्टूडेंट फिक्स अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड है, उस पर व्हाइट शीट ऑफ पेपर को उसने फिक्स करा। ही प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑन स्प्रिंकल सम आयरन। बार मैग्नेट को रखा इस तरीके से, और ये आयरन को स्प्रिंकल कर दिया, कुछ इस तरीके से गिरा दिया आयरन के नेल्स को। अरेंज देमसेल्फ, और क्या बोला, स्प्रिंकल सब आयरन फीलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, देन ही tap gently and observe that iron fillings arrange themselves in certain pattern. Obviously
आयरन फिलिंग वो अट्रैक्ट करेगा, अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में रीअरेंज कर लेगा। तो क्यों रीअरेंज कर रहा है? व्हाई डू आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर पैटर्न में क्यों अरेंज कर लेगा अपने आप को? तो इसकी सॉल्यूशन देखो, दैट इज व्हेन द आयरन फिलिंग आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट दे बिहेव लाइक अ टीनी मैग्नेट्स, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टीनी मैग्नेट make them rotate and align themselves along a direction of magnetic field lines। उसके अगल बगल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या करेगा? वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। सेकेंड क्वेश्चन, which physical quantity is indicated by the pattern of field lines around the bar magnet? around the bar magnet किस physical quantity की पैटर्न को बता रहा? that is the physical quantity the physical property indicated by this arrangement is the magnetic field produced by the bar magnet, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट से, वो मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली बता रहा है। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट के अराउंड क्या होगा? फील्ड होगा। वो कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो उसको बता रहा, तभी उसके आयरन फीलिंग्स पे क्या हो रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दो प्रॉपर्टी मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कोई बार मैग्नेट इस तरीके से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे कट नहीं करेगा। क्यों नहीं कट करेगा? जहां पे कट करेगा वहां पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो डायरेक्शन हो जाएगा। किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है। दो लाइन मिले जहां पे, दो लाइन जहां पे मिले वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो वो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कब? ऑब्वियसली नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलता, साउथ पोल में जाता और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरह जाता। तो देखो ये क्लोज कर्व बनाया, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ देखो इसी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस थे और, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। वो क्या इंटरनल चॉइस है? अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केसेस, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कंपास नीडल है करंट कैरिंग वायर के पास रखा हुआ है। अब स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस दे रखे हैं और उसके रीजन आपको बताने हैं। फर्स्ट क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीज। अब देखो किसी भी वायर में करंट कैरी कर रहा, करंट की मैग्नीट्यूड को आपने बढ़ा दिया और उसके बगल में आप मैग्नेटिक नीडल को रखे हो, मीन्स मैग्नेटिक कंपास को रखे हो, तो करंट जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पासेस थ्रू द वायर। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इंक्रीजेस एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। जितना ज्यादा वायर से करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा और उतना ज्यादा कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था दैट इज द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द वायर। अब देखो कंपास नीडल को मैंने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया, तो जिससे वायर से दूर जाते जाओगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता जाएगा। तो वीकर हो जाएगा तो कंपास नीडल को वहां पे रखोगे तो कंपास नीडल पे फोर्स कम लगेगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो देखो यही चीज लिखा हुआ है, द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर। मींस यहां से करंट है, जितना दूर जाओगे आर डिस्टेंस पे तो बी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। तो ये होगा। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस का सबसे पहले मैं बोला हूँ कि आप क्वेश्चन को रीड करोगे, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता उसको अटेम्प्ट करोगे। दोनों कर दिया तो जो सबसे ऊपर में आपने करा मे भी गलत हो, कुछ भी हो, उसी को चेक करा जाएगा, नीचे वालों को देखा तक नहीं जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? द डायग्राम एबव इन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाउसहोल्ड सर्किट। हाउसहोल्ड सर्किट का डायग्राम दे रखा। द हाउस सोन इन द एबव डायग्राम हैज 4 यूजेबल स्पेस वेयर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड। अलग अलग यूज करने के स्पेस है और ये टोटल 5 स्पेस है जिसका अरेंजमेंट आपको दिखाया है, ठीक है ना। और फॉर दिस हाउस द मेन हैव वोल्टेज 220 वोल्ट से सोर्स से आ रहा है।
द नेट करंट कमिंग फ्रॉम द मेंस इज 22 एम्पियर, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और इसमें जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 22 एम्पियर का करंट आ रहा है। What is the mode of connection to all the space in the house from the mains? मेंस से कैसा है, सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, मीन्स ऑल द कनेक्शन आर इन पैरेलल। क्लियर है। सेकेंड, द स्पेस 5 and 4 हैज सेम रेजिस्टेंस। देखो स्पेस 5 मतलब R5 एंड R4 हैव सेम रेजिस्टेंस, मैंने R लिख दिया, एंड स्पेस 3 एंड स्पेस 2 हैव रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 3 एंड स्पेस 2 जिनका रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 20 ओम एंड 30 ओम। देखो यहाँ लिख रखा ना, स्पेस 3 का रेजिस्टेंस दे रखा 20 ओम और स्पेस 2 का रेजिस्टेंस दे रखा 30 ओम, एंड स्पेस 1 हैज रेजिस्टेंस डबल ऑफ दैट ऑफ स्पेस 5। स्पेस 1 का रेजिस्टेंस दे रखा है 5 का डबल मीन्स 2R। द नेट रेजिस्टेंस फॉर द स्पेस 5 इज, ठीक है ना, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5? स्पेस 5 के लिए नेट रेजिस्टेंस क्या दे रखा, R मेरे को कैलकुलेट करना है। तो देखो सारे कनेक्शन किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का कनेक्शन करो। यहाँ पे देखो पैरेलल का कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो सारे को 1/2R R1, ठीक है, R2 30 20 R। तो यहाँ पे निकालोगे R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी दैट इज 32R 60R इज द एलसीएम, और 30R 2R 3R 60 प्लस 60 दैट इज R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 150 प्लस 5R इज इक्वल टू 60R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट रिवर्स हो जाएगा, दैट यू विल गेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, दैट इज 10 टाइम में ये कैंसिल होगा, तो 10 इज इक्वल टू 60R डिवाइडेड बाई 150 प्लस 5R। तो ये देखो ये कैंसिल होगा, 0 6 हो जाएगा, 6R इज इक्वल टू 150 प्लस 5R। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 150 हो, यही तो मेरे को कैलकुलेट करना था, R की वैल्यू यही तो मेरे से पूछा था, तो 150 हो गया, देखो R की वैल्यू, ठीक है ना, R की वैल्यू। रेजिस्टेंस, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस थ्रू स्पेस 5? स्पेस 5 का रेजिस्टेंस क्या R है, तो दैट इज 150 ओम। क्लियर है ना। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3? करंट इन स्पेस 3 का रेजिस्टेंस कितना, 20 ओम। तो देखो स्पेस 3 का रेजिस्टेंस है 20 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना 220। I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू 220 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 111 एम्पियर। तो दिस इज स्पेस 2 का करंट का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब देखो थर्ड ऑप्शन जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था, दैट इज व्हाट शुड बी द प्लेस बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव देम फ्रॉम द एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो वी नो दैट कभी भी सर्किट में हाई करंट फ्लो कर जाए तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो उस डैमेज को बचाने के लिए फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ हमेशा फेज वायर में, लाइव वायर में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो फ्यूज़ है वो हमारे घर के जो मीटर होते हैं, मीटर और डबल पोल स्विच के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं। तो यही पूछ रहा कि कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं, तो दैट इज इन बिटवीन मीटर और डबल पोल और मेन स्विच के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं फ्यूज वायर टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन देयर मे बी एनी रीजन जिसके वजह से करंट ज़्यादा फ्लो कर जाए सर्किट में। तो ये हो गया ऑप्शन डी के। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। नाउ ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब मैं लास्ट सेक्शन में जाता हूं, दैट इज सेक्शन ई। देखो क्लियर है, यहां पे आपको दे रखा है एक केस स्टडी क्वेश्चन। क्या है, द अबव इमेज आर दैट ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड्स आर स्मॉल ट्रांसपेरेंट माउंटेड ऑन स्टडी फ्रेम ideally situated to magnification and projection since they have a very high resolution, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा, a high image quality. There is a tray where
the slides are to be put into the particular orientation so that the viewer can see enlarge erect image of the transparent slide. देखो erect image और enlarge image की क्वालिटी कैसा बता रहा, erect बता रहा और enlarge बता रहा, क्लियर है ना. This means that the slide will have to be inserted upside down in the projector tray to show her student the image of the insects that she investigated in the lab. Mrs. Iyer brought the slides projector. Her slides projector produced 500 times enlarged and inverted image. मतलब मैग्निफिकेशन कितनी है, 500 टाइम्स, ठीक है ना. इन्वर्टेड इमेज ऑफ द स्लाइड ऑन स्क्रीन 10 मीटर अवे, और इसका जो इमेज डिस्टेंस दे रखा वो 10 मीटर अवे दे रखा है. देखो इस क्वेश्चन का पूरा मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रे है जिसमें कि क्या रखा गया है, स्लाइड्स रखे गए, अलग अलग स्लाइड्स, उनकी मैग्निफिकेशन मीन्स वो कुछ कुछ मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाता. तो इतने ज़्यादा वो स्लाइड्स रखे गए हैं कि सारे का मैग्निफिकेशन मिला करके 500 टाइम्स वो इनलार्ज इमेज बनाता. और इनलार्ज इमेज बनाता कैसा, इरेक्ट बनाता, क्लियर है ना, कैसा बनाता, इरेक्ट बनाता. और इनलार्ज इमेज 500 टाइम्स बनाता, और वो कहाँ बनाता, 10 मीटर अवे फ्रॉम दैट लेंस. तो देखो क्वेश्चन अब पढ़ते जाओ. बेस्ड ऑन द टेक्स्ट डेटा गिवन इन द अबव पैराग्राफ व्हाट काइंड ऑफ लेंस मस्ट बी स्लाइड प्रोजेक्टर हैव. तो देखो ये क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन हाई है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन क्या है, हाई है. और ये बेसिकली और टाइप के क्वेश्चन है. तो देखो इसके सॉल्यूशन में क्या दे रखा है कि मैग्निफिकेशन हाई है और वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर रहा है. तो कौन सा लेंस होगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. और इमेज कैसा बना रहा, इरेक्ट बना रहा, क्लियर है ना. देखो यहाँ पे आपको दे रखा ना, बेसिकली देखो क्लियर है ना, यहाँ पे दे रखा इन्वर्टेड इमेज स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन 10 मीटर अवे, और 10 मीटर अवे है वहां पे बना रहा, क्लियर है ना. तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, क्लियर है ना. नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड देखो क्या था क्वेश्चन. इफ v इज द सिंबल यूज्ड फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, देन विथ वन रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन फॉर v by u इन द गिवन केस. v by u का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है. और मैग्निफिकेशन कैसा बना रहा, वो इरेक्ट बना रहा, ठीक है ना. तो इरेक्ट बना रहा, यहाँ पे देखो इरेक्ट बना रहा ना, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना. v इज द सिंबल यूज्ड फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. देन विथ वन रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन फॉर v by u इन केस, ठीक है ना. तो v by u क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोल रहा है इन्वर्टेड इमेज है, इनलार्ज है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना. इन्वर्टेड का मतलब क्या है, रियल इमेज है, रियल इमेज ही इन्वर्टेड होता. तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगा तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस होता है. माइनस साइन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस. माइनस का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, तो इमेज कैसा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा. तो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो रियल होगा और वो नेगेटिव साइन उसको इंडिकेट करता है, क्लियर है ना. तो नेगेटिव हो गया. नाउ ऑप्शन सी, ठीक है ना. सी का क्वेश्चन देखो क्या है. अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा. स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. स्लाइड जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखा. हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मेरे को इमेज कहाँ पे बनेगा वो मेरे को बताना है. सो दैट द स्लाइड इज फोकस, स्लाइड क्या करेगा, उसको रे को फोकस करेगा, ठीक है ना. तो देखो क्वेश्चन में बोल रखा है क्या कि जो लेंस यूज करे जा रहे हैं उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और जो स्लाइड्स रखे हुए वो कहाँ रखा हो, 21 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट लेंस, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -21 सेंटीमीटर. अब मेरे को बताना है स्क्रीन कहाँ पे रखा जाए सो दैट कि वो फोकस करे और इमेज बनाए. तो मेरे को बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है. तो देखो 1/f 20 + 1/v - 1/u, ठीक है ना. तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, और कैलकुलेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू v यू विल गेट दैट इज 420 सेंटीमीटर. तो ये आपकी पोजीशन होगी जहाँ पे स्क्रीन को प्लेस करना होगा, वहाँ पे वो फोकस करेगा, क्लियर है.
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन था और इंटरनल चॉइस का, उसकी बात कर लेते। ये तीनों मैंने डिस्कस कर दिया। एक लास्ट है, व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना, स्लाइड कहाँ पे रखा हुआ, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, लेंस से पहले 15 सेंटीमीटर पे, इन द प्रोजेक्टर एन इमेज इज फॉर्म्ड 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज कहाँ बना, 3 मीटर, लेंस से 3 मीटर के आगे की तरफ बना। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 14 सेंटीमीटर, लेंस का फोकल लेंथ 14 है, मतलब फोकल लेंथ के जस्ट पीछे रखा हुआ, क्योंकि 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसका रे डायग्राम बनाओ आप। तो देखो लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर के पीछे मीन्स दैट फोकल लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, का मतलब क्या है कि ये फोकल लेंथ ये 14 सेंटीमीटर है, जस्ट इसके पीछे 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और ये बोल रहा है 3 मीटर अवे, 3 मीटर दूर में बन रहा है। तो देखो इस तरीके से रे डायग्राम बनेगा, एक पैरेलल जाएगा और वो फोकस से पास करेगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और इस तरीके से पास करेगा, और दोनों जहां मीट करेगा दैट 3 मीटर पे मिलेगा, या 300 सेंटीमीटर पे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं इस क्वेश्चन में, ये है आपका सॉल्यूशन। तो बेसिकली मैंने हर क्वेश्चन को डिस्कस करा, डिस्क्राइब करा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। एक बारी मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है ना, फिर से क्या बताता हूँ कि किस तरीके से सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th बोर्ड एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है तो आपको करने क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करने, सबसे पहले गिवन इंस्ट्रक्शन को रीड करने। तो गिवन इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए, ठीक है ना, गिवन इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए इफ यू सी कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में दिए होते हैं। मैंने बोला कि साइंस का टोटल क्वेश्चन एक में ही होगा, फिजिक्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो अभी मैंने क्वेश्चन जो पूरा डिस्कस करा, किस टॉपिक से क्या था कितना था, वो एक बारी मैं फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। तो देखो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 13 था, वो क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से था, और वो किस टॉपिक से इलेक्ट्रिसिटी से था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर से था, और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, बट क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू साइंस पेपर, उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो सब टॉपिक था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी से था, और वो सब टॉपिक कौन सा था उसका, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं उनसे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 16 1 मार्क्स का था, वो भी अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ही था, लेकिन सब टॉपिक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, कोई भी स्ट्रेट वायर है करंट कैरी कर रहा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होगा, वो था आपका सब टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से ही था, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से क्वेश्चन था, ठीक है ना, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से, उसमें पोल किस तरीके से होते क्या होते, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, जिसमें 30 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इंटरनल चॉइस था, इंटरनल चॉइस में दोनों लाइट चैप्टर से थे और दोनों प्रिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्लियर है ना। सेक्शन सी की मैं बात करता हूं, तो सेक्शन सी की क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना, जो कि आपको बेसिकली 50 to 80 वर्ड्स में आंसर देने हैं, वो लाइट चैप्टर से था, और वो किससे था, कॉन्केव मिरर और उसकी यूज और उससे इमेज जो फॉर्म होंगे उससे था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी के जो 3 मार्क्स के हैं, लाइट चैप्टर से ही था, और वो किससे था, डिफेक्ट ऑफ आई, ह्यूमन आई के डिफेक्ट से था वो, ठीक है ना। एंड 32 इंटरनल चॉइस, उसमें 2 ऑप्शन थे, दोनों क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का था, बट सब टॉपिक अलग थे। एक था प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं उसकी लाइन की प्रॉपर्टी के ऊपर था। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, अगर कोई वायर करंट कैरी कर रहा तो उसके आसपास में क्या इफेक्ट होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मैं आता हूँ सेक्शन डी पे, जो कि बेसिकली 5 मार्क्स के हैं, जो कि आपको 80 to 120 वर्ड्स में आंसर करने हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से था,
और वो हाउस होल्ड सर्किट से था, ठीक है ना। अलग अलग स्पेस बने हुए थे, करंट की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अब मैं सेक्शन ई आता हूँ, दैट इज केस बेस्ड स्टडी, दैट इज सोर्स बेस्ड स्टडी पे। उसमें इंटरनल चॉइस थे और ऑप्शन था, ठीक है ना। और ये जो बेसिकली क्वेश्चन था दैट इज लाइट चैप्टर से ही थे, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, दोनों उसी से रिलेटेड था, बट दोनों के क्वेश्चन अलग थे। और तो ये था बेसिकली आपका जो मैंने डिस्कस करा, फिर से मैंने एक बारी बता दिया सो दैट कि आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाए। तो देखो मैंने सैंपल पेपर का पूरा एनालाइज करके आपको बता दिया, ठीक है, सॉल्यूशन भी डिस्कस कर दिए। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को बार बार ही रिपीट करो और इसी तरीके की क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करो। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या करता है, सारे को एनालाइज करने के बाद उसकी सॉल्यूशन भी आपको देता है, ठीक है ना। सो वर्क हार्ड करते रहो, है ना। सो थैंक यू।